12 जून को अभी रिसेंटली क्रैश हुआ है एयर इंडिया का एक विमान, लंदन में उसको लैंड करना था। ये जो घटना हुई है जनरली ऐसा होता नहीं है, तो अभी एग्जैक्ट कारणों का पता नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी सामने निकाला जा सकता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। एयरप्लेन है वो बोइंग 787 एक ड्रीम लाइनर, जो कि बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। बोइंग की कहानी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रही है। ये जो एयरक्राफ्ट है इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, अभी तक का ये पहला क्रैश था। 230 जो है वो पैसेंजर थे और 12 जो है क्रू मेंबर थे। वो पैसेंजर बच गया क्योंकि जैसे वो प्लेन टकराया इमरजेंसी विंडो ओपन हुई और वो कूद गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1,25,000 लीटर तेल तक इसमें आ सकता है। इतने लीटर तेल अगर जल जाए तो क्या धमाका होगा। दोनों पायलट जो थे बहुत ही एक्सपीरियंस थे। तुरंत ही 30 से 60 सेकंड बाद, मतलब 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट की जो हाइट थी अबव द ग्राउंड वो 625 फीट थी। मुझे तो खैर पूरी दुनिया को बहुत ही अफसोस है इस चीज़। ये देखिए मैंने एक बनाया है आप लोगों के लिए। अब ये मास फ्लो रेट अगर सही मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है, तो हो सकता है थ्रस्ट ना मिल पाए। तो हो सकता है वो जो फ्यूल वाली जो बात मैंने बोली थी, फ्यूल सही से नहीं पंप होकर के इंजन में जा रहा है, तो ये मास फ्लो रेट गड़बड़ हो सकता है। ये कम बैठा हुआ है थ्रस्ट अवेलेबल जो इंजन से आता है। अगर ये कम हो गया तो प्लेन ऊपर नहीं जा पाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ। पायलट जो है वो थ्रॉटल के लीवर को सारी फ्लैप सेटिंग वेटिंग डाल करके थ्रॉटल के लीवर को पुश करता है आगे से। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी विंडो है इस पे लगभग ये इसी जगह के आसपास सीट नंबर 11A का पैसेंजर बैठा हुआ था। इसमें मेरी एक रिसर्च है कि आप अगर फुल इंजन पे क्लाइंब करोगे, फुल पावर पे, तो आप जो एल्टीट्यूड पर क्रूज करना चाहते हो वहां जल्दी पहुंच जाओगे। और ये बहुत ही दुखद घटना है पूरे दुनिया के लिए, इंडिया के लिए। क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस नए वीडियो में हम जो कि 12 जून को अभी रिसेंटली क्रैश हुआ है एयर इंडिया का एक विमान, जो कि अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा था। लंदन में उसको लैंड करना था। और ये बहुत ही दुखद घटना है पूरे दुनिया के लिए, इंडिया के लिए। बहुत सारे परिवार, फैमिली मेंबर, बच्चे, रिसर्च स्कॉलर सब इसमें सवार थे। और ये जो घटना हुई है जनरली ऐसा होता नहीं है। मतलब आप उठा करके ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कहीं 5 साल 10 साल में कोई ऐसी एक घटना सामने आती है। और इतना फैटल बहुत ही रेयर ही होता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो अभी एग्जैक्ट कारणों का पता नहीं है। पर जिस हिसाब से प्लेन ने टेक ऑफ किया और फिर उसके बाद जिस तरीके से वो अल्टीट्यूड लॉस करने लगा, कुछ वीडियो से कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी सामने निकाला जा सकता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होंगी, आराम से आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो ये जो विमान था वो एयर इंडिया का 171, और ये जो बोइंग कंपनी बनाती है, और जो ये एयरप्लेन है वो बोइंग 787 एक ड्रीम लाइनर, जो कि बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। हालांकि बोइंग की कहानी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रही है। बहुत सारे उसमें चर्चा में रहा है कि ये चीज़ फॉल्ट है, वो चीज़ फॉल्ट है, पर ये जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत ही अच्छा है और बोइंग ने बहुत ही सुधारा है टेक्नोलॉजी। दूसरी जो कंपनी है वो एयरबस बनाती है, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, अभी तक का ये पहला क्रैश था 8-10 सालों में। ठीक है। जो इसमें सीटिंग कैपेसिटी थी वो 242 थी। 230 जो है वो पैसेंजर थे और 12 जो है क्रू मेंबर थे। तो इसमें जो 169 थे वो इंडियन थे और 53 ब्रिटिश थे। 7 जो है वो पुर्तगाल के थे और 1 कनेडियन थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिसकी जान बचनी होती है उसको कोई मार नहीं सकता। एक पैसेंजर जो सीट नंबर 11A में बैठा था वो इमरजेंसी विंडो के पास होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे अंदर लेआउट दिखाऊंगा एयरक्राफ्ट का, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीट 11 कहाँ पे है।
वो पैसेंजर बच गया, क्योंकि जैसे वो प्लेन टकराया इमरजेंसी विंडो ओपन हुई और वो कूद गया। तो बाकी जो 241 थे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोसनाक तरीके से उनकी डेथ हो गई। और ये जो प्लेन टकराया है एक मेडिकल कॉलेज से, वहाँ के हॉस्टल की दीवारों से, छतों से टकराया, वहाँ पर भी कैजुअलिटी देखने को मिली है। वहाँ पर भी 5-6 डेथ हुई है। तो ओवरऑल ये पूरी जो घटना थी वो बहुत ही दुखद है। क्या कारण हो सकते हैं इसके? मतलब एक एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है, तो आप कभी भी अगर प्लेन में बैठे होंगे, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता उसको टेक ऑफ करने में। अभी इसकी बात का अगर हम कर लें, तो जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था, तो की फ्लाइट लंबी है, 7-8 हज़ार किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो पूरा फुल लोडेड था, मतलब भारी एयरप्लेन। ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1,25,000 लीटर तेल तक इसमें आ सकता है। ठीक है, तो सोचिए कि अगर ये इतने लीटर तेल अगर जल जाए तो क्या धमाका होगा। वही हुआ। तो हम टेक ऑफ की बात कर रहे हैं, तो टेक ऑफ जनरली 1 मिनट में हो जाता है। तो अगर अब इस प्लेन की बात करें, फुल लोडेड था, तो लगभग 3 किलोमीटर या रनवे पे दौड़ा। जनरली प्रोसीजर ये होता है कि आप टैक्सी करके रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट पर आइए, जहाँ से आपको टेक ऑफ करना है। फुल थ्रॉटल देखिए, हर एक स्पीड को मॉनिटर कीजिए और टेक ऑफ कीजिए। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप किस स्पीड पे टेक ऑफ करते हैं। ठीक है, सारा चार्ट के साथ। ठीक है, तो टेक ऑफ सक्सेसफुल हो गया। टेक ऑफ करने से पहले बहुत सारी कैलकुलेशन की जाती है कि यहाँ इतना फ्यूल है तो इतनी स्पीड होनी चाहिए, इतना रेलवे लेंथ कवर करना चाहिए, ऐसे टेक ऑफ करना चाहिए। ये सारी कैलकुलेशन होती है बेसिक। और दोनों पायलट जो थे बहुत ही एक्सपीरियंस थे। एक का तो 8,000 से ज़्यादा आवर का एक्सपीरियंस था फ्लाई करने का, एक का 1,000 से ज़्यादा ऊपर, तो दोनों एक्सपीरियंस थे, नो डाउट। पर वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली गलती थी, पायलट की गलती थी कि नहीं थी। पर ऐसी सिचुएशन में पायलट जनरली गलती करता नहीं है, तो वो कैलकुलेशन ठीक ठाक से टेक ऑफ हो गया। जब टेक ऑफ हुआ 1:38 पे, तुरंत ही 30 से 60 सेकंड बाद, मतलब 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। तो एयरक्राफ्ट की जो हाइट थी अबव द ग्राउंड, वो 625 फीट थी। 625 फीट। ठीक है, पायलट का एक शब्द निकला था पहले, आई एम लूजिंग थ्रस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इंजन से पावर नहीं आया। और दिखने में भी ऐसा लग रहा था कि ऐसे पूरा विंग जैसे लेवल था, पर ऐसे 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 सीन कर रहा था। ये भी नहीं कि कुछ ऐसे प्लेन हो गया, वैसे ब्लिंक हो, एयरक्राफ्ट लॉस ऑफ कंट्रोल की सिनेरी हो, कुछ नहीं। जैसे लग रहा था कि कोई आराम आराम से नीचे गिर रहा है, ऐसा वीडियो में प्रतीत हो रहा था। और पायलट का ये शब्द था, आई एम लूजिंग थ्रस्ट। तो इसका मतलब है कि, मतलब जनरली क्या होता है, प्लेन ऐसा डिजाइन किया जाता है कि एक इंजन से अगर थ्रस्ट ना मिल रहा हो, तो दूसरा इंजन इनफ कैपेबल होता है एयरक्राफ्ट को सही जगह पे लैंड कराने के लिए। पर केस यहाँ पर दोनों इंजन से मेरे ख्याल से नहीं आ रहे थे। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब इंजन के जो इंटरनल पार्ट हैं, मैं आपको इंजन इंजन भी दिखाऊंगा। ठीक है, आगे बने रहेगा वीडियो में। आप देखिएगा जब इंजन में, तो मतलब मेरा ये मानना है कि इंटरनल पार्ट जो कंप्रेसर थे, ब्लेड, टरबाइन, कंबशन चैम्बर, जितने भी कंपोनेंट थे, ये सब नोजल वगैरह, कंप्रेसर, सब जो टेक्निकल कंपोनेंट थे, ये सब सही थे। क्योंकि दोनों इंजन का फ्यूल, दोनों इंजन का लगभग लगभग थ्रस्ट ना देना, ये दर्शाता है कि कहीं इंजन को चलाने वाली चीजों में दिक्कत थी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, फ्यूल का जो प्रेशर था दोनों इंजन में, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था। जितने उससे पंप करना चाहिए था फ्यूल, वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इसका एक भी रीजन ये भी हो सकता है कि कोई मेंटेनेंस में लापरवाही हुई हो, या फिर होता यह है कि क्या कहते हैं, गर्मियों में अक्सर कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, क्या कहते हैं, जैसे एयर पतली हो जाती है। ठीक है, हो सकता है इंटरनल कंपोनेंट जो प्रेशराइज करने वाले हो, उसमें कहीं दिक्कतें आ जाती हूँ टेम्परेचर की वजह से। पर ये सारी चीजें मैनेजेबल होती हैं, बहुत रेडी होता है।
तो एक तो ये फ्यूल से रिलेटेड, वो फ्यूल पंप से रिलेटेड मेरे को ये डाउट लग रहा है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, जिस हिसाब से प्लेन जब टेक ऑफ होता है तो ऐसा प्रोसीजर होता है, जैसे हमने आपको बताया कि टैक्सी करके जहां से पैसेंजर को बैठाएगा तो वहां से रनवे पे लेके गए, यहाँ पायलट जो अंदर बैठा हुआ है फुल थ्रॉटल डाला, स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ी, एक स्पीड पर जब पहुंच गया तब पायलट एलिवेटर को अप करता है, इसको ये बोलते हैं एलिवेटर, इसको अप करने पर प्लेन को ऊपर लिया जा सकता है, पिचअप किया जा सकता है, तो वो ऐसा करता है। एकदम प्रिसाइज वो सारी चीजें फॉलो होती हैं, और ये बहुत ही सख्त रूल है, बहुत ही सख्त कानून है ये सब करने का। ठीक है, तो अगर हम ये अपने हिसाब से कोई एजम्पशन डाले कि ये हुआ वो गलत है। वो बहुत ही क्वालिफाइड लोग जहाज को बनाते हैं, जहाज को उड़ाते हैं, उनके प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। सो इस चीज को फिलहाल के लिए अभी के लिए रूल आउट करते होंगे कि पायलट ने कोई गलती कर दी, टेक ऑफ पहले कर दिया होगा, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। ठीक, ओके। एक बार अगर जब टेक ऑफ हो जाता है तो टेक ऑफ में देखो कई सारी चीजें होती हैं। अगर आपको थोड़ा और टेक्निकल समझना चाहो तो मेरे लेक्चर को देख सकते हैं, हर एक कंपोनेंट के बारे में मैंने पढ़ाया है। एक कंपोनेंट होता है फ्लैप, आप ये देखे होंगे, ये होता है फ्लैप। इसको क्या करते हैं, टेक ऑफ के टाइम पर नीचे लेकर के आते हैं विंग एरिया, विंग कैम्बर को बढ़ाने के लिए, ताकि कम रनवे डिस्टेंस की जरूरत पड़े और प्लेन टेक ऑफ हो जाए। जैसे अहमदाबाद का रनवे मान लीजिए 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का है, और जो अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट थी 3 किलोमीटर रनवे रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्लैप ना लिया होता, हो सकता है ये 4-5 किलोमीटर की हो जाती। तो रनवे डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए ये फ्लैप डालते हैं। जब एक बार फ्लैप मान लीजिए डाउन चला गया, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गया, तब क्या होता है, धीरे धीरे करके फ्लैप जो है अंदर जाता है। तो मेरे को पता नहीं क्यों अभी भी यहाँ पर भी मेरे को एक डाउट लग रहा है कि वो सही तरीके से फ्लैप पोजीशन में था कि नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी फ्लैप चेंज हुआ है, मान लीजिए अंदर ही गया, तो क्या होगा, लिफ्ट सडनली घट जाएगी। तो अगर मान लीजिए लिफ्ट घट जाएगी तो आप क्या करोगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आप लिफ्ट इक्वल टू वेट करके कैसे फ्लाई करते हो आगे। ठीक है, तो वो लिफ्ट जब रिड्यूस होने जाती है, लिफ्ट कौन प्रोड्यूस करता है, ये दोनों विंग, मेजोरिटी ऑफ द लिफ्ट। तो धीरे धीरे करके अगर लिफ्ट कम हो रही है, वेट ज्यादा है, तो वो अपने वेट से, जो कि लिफ्ट जो जनरेट हो रही है विंग से, वो बैलेंस नहीं हो पा रही है वेट के, तो वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा। ऐसा वीडियो से प्रतीत हो रहा है कि बहुत स्मूथली जैसे नीचे आ रहा है, और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अगर सफिशिएंट आसपास मेडिकल कॉलेज ना होते, अगर सफिशिएंट रनवे होता या कोई खुला मैदान होता या मान लीजिए समुद्र होता, तो शायद सेफली प्लेन को लैंड भी कराया जा सकता। ठीक है, आल्दो लास्ट मोमेंट पे कई लोगों ने विटनेस किया कि एयरक्राफ्ट बैंक हो गया था। तो अगर मान लीजिए बैंक हो गया एयरक्राफ्ट, तो बैंक मतलब क्या होता है, एयरक्राफ्ट को ऐसे हो जाना, ऐसे होना चाहिए। तो क्या होता है कि क्या कहते हैं, आपका जो जो लिफ्ट है, जो दोनों विंग में वो वेक्टर जो है वो टिल्ट हो जाता है। तो अब ज्यादा आपको लिफ्ट चाहिए बैलेंस कराने के लिए, क्योंकि एक कंपोनेंट जब इधर आएगा, मान लीजिए एंगल फाई है तो एल कॉस फाई वो बैलेंस करेगा वेट को। ठीक है, अभी जो टर्म बोला स्टाल स्पीड वगैरह, मैं इसी एयरक्राफ्ट से रिलेट करके आपको नंबर दिखाऊंगा कि स्पीड क्या होती है, क्या कहते हैं। तो एक रीजन ये फ्लैप वाला भी रीजन मेरे को एक समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये जो फ्लैप वाली चीजें होती हैं, ये एरोडायनामिक कंट्रोल सरफेस होते हैं, एयर के फ्लो पर भी काफी डिपेंड करते हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। और गर्मी में जो है एयर जो है वो बहुत थिन होती है, मतलब पतली होती है। तो आल्दो अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम है तो ये ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पर अगर बहुत हॉट वेदर है, डेंसिटी बहुत कम है, तो ये शायद ही कैटास्ट्रोफिक फेलियर की तरफ एक पुश दे सकते हैं, एक घटना की ओर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरा एक अपना ओपिनियन था। आल्दो प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जिसमें सारे वॉइस रिकॉर्डर, डेटा, एवरीथिंग जो है वो अंदर रहते हैं। उस ब्लैक बॉक्स को निकाल लिया गया है, उसकी एनालिसिस हो रही है। एक बार एनालिसिस होने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि, या लगभग लगभग मतलब पता ही चल जाएगा कि हुआ क्या था एक्चुअली, क्योंकि डेटा बता देगा कि एयरक्राफ्ट किस टाइम पे कैसा कैसा बिहेव कर रहा था, इसके जितने भी अंदर कंपोनेंट हैं, सारी चीजें। ठीक है, अंदर के बाहर के कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम थोड़ा और टेक्निकल की तरफ चलते हैं।
ये देखिए मैंने एक बनाया है आप लोगों के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ये एयरक्राफ्ट है तो ये ऊपर साइड लिफ्ट है, नीचे साइड वेट है, इधर साइड ड्रैग है, इधर साइड थ्रस्ट। तो ये 4 फोर्सेस होते हैं, इसको प्राइमरी फोर्सेस बोलते हैं। अगर एयरक्राफ्ट सही से उड़ रहा है क्रूज में तो देखिए सब बैलेंस्ड है। ड्रैग आप समझ सकते हैं, आप मोटरसाइकिल ही चलाएं तो आपको कुछ हवा का रेजिस्टेंस महसूस होता है ना, तो आप एक्सीलरेटर बढ़ा करके उसको ओवरकम करते हैं ना। वही यहाँ पर वो जो ओवरकम करते हैं जिस फोर्स को, वो ड्रैग है, और जो एक्सीलरेटर दे करके इंजन से आप आगे बढ़े वही थ्रस्ट है। तो आप इंजन में भी ये रिलेट कर सकते हैं, अपने बाइक जो साइकिल चलाते हैं, बाइसिकल, बाइक, कार, उसको इससे रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको फीलिंग हो जाए। ठीक है, तो ये 4 फोर्सेस हुए, लिफ्ट, थ्रस्ट। लिफ्ट उठाने का काम करता है, थ्रस्ट जो है आगे बढ़ाने का। अब आपको मैं बताऊंगा ये ऊंचाई प्रदान करने में भी योगदान देता है। और ड्रैग जो है वो एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, थ्रस्ट इंजन से आता है, ये इंजन का डायग्राम है। थ्रस्ट का इक्वेशन, लिफ्ट का इक्वेशन, ड्रैग का इक्वेशन सब मैंने आपको बता दिया है। और ये भी देख लीजिए ये कैसे जनरेट होता है लिफ्ट। आप अगर इसके एक सेक्शन को काट दीजिएगा, वहीं यहाँ पे दिखाया है, तो नीचे हाई प्रेशर होता है, ऊपर लो प्रेशर होता है, जो कि उठाने का काम करता है। दूसरा मेथड से आप देख सकते हैं कि एयर को आप डाउनवर्ड पुश करते हैं तो रिएक्शन की वजह से अपवर्ड फोर्स मिलता है। और आप अगर और डीप जाना चाहते हैं तो कुत्ता जकोस्की थ्योरम से आप भी लिफ्ट, सर्कुलेशन से आप लिफ्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल बात होगी। ठीक है, अच्छा, तो आप जरा देखिए पायलट ने जो वर्ड बोला था, आई एम लूजिंग थ्रस्ट, तो टी देखिए, टी इसमें m डॉट वी माइनस वी ए प्लस ए पी माइनस पी ए, पी एग्जिट प्रेशर ऑफ द नोजल, पी ए एम्बिएंट प्रेशर, ए एग्जिट एरिया ऑफ ए नोजल। और जो वी है, आप किस वेलोसिटी से आप गैस को एग्जिट कर रहे हो, वी ए किस वेलोसिटी से एयरक्राफ्ट आगे जा रहा है, एम डॉट मास फ्लो रेट है। अब ये जो मास फ्लो रेट है, ठीक है, अब ये मास फ्लो रेट अगर सही मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है, तो हो सकता है थ्रस्ट ना मिल पाए। तो हो सकता है वो जो फ्यूल वाली जो बात मैंने बोली थी, फ्यूल सही से नहीं पंप होकर के इंजन में जा रहा है, तो ये मास फ्लो रेट गड़बड़ हो सकता है, जिसकी वजह से थ्रस्ट जो है वो पैदा नहीं होगा। तो आगे अगर नहीं बढ़ेगा तो आपका जो वी है वो भी नहीं पैदा होगा, वी भी नहीं पैदा होगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी मैंने आपको बताया हुआ है। ड्रैग का क्वेश्चन देख लीजिए, हाफ रो वी स्क्वायर इंटू सी डी लिखा है, लिफ्ट हाफ रो वी स्क्वायर इंटू सी है, ये मैंने अपने लेक्चरों में पढ़ाया है। आप अगर ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है। इंजन के बारे में भी आप देख लीजिए कि आगे एक बड़ा सा फैन लगा रहता है जो एयर को खींचता है, फिर कंप्रेसर रहता है जो एयर को कंप्रेस करता है, फिर आप उसको जलाते हो कंबशन चैम्बर में, फिर उसके बाद टरबाइन के जरिए उसको घुमा करके आप जो है नोजल में पास कराते हो शेप के जरिए, ताकि वो एग्जिट वेलोसिटी निकले अच्छे से। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए नोजल का इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं पाइप में पानी लेकर के आप दबाते नहीं हो तो पानी की स्पीड तेज हो जाती है, बस ऐसा कुछ समझ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अगर कुछ चाहिए होगा तो आप बता दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अच्छी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप देखिए जो एयरक्राफ्ट का जो टेक ऑफ फेज जब हो गया था, जब इनिशियल क्लाइंब में था 600 फीट एल्टीट्यूड पे, 625 फीट एल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट जब पहुंचा था, तब ये घटना हुई थी। अब आप देख लिए इस सारे फोर्सेस को मैंने, कि एयरक्राफ्ट जब क्लाइंब करता है तो सारे फोर्सेस को मैंने दिखा दिया। वहां से एक डेरिवेशन निकल करके आया है, रेट ऑफ क्लाइंब डी एच बाई डी टी, टी अवेलेबल, थ्रस्ट अवेलेबल माइनस ड्रैग इंटू वी बाई डब्ल्यू। आप इस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली आप देख सकते हैं। आपको कोई एरोस्पेस, बहुत ज़्यादा एरोस्पेस इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर बेसिक मैथ और फिजिक्स समझते हैं तो आप इसको समझ जाइए। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ क्लाइंब मतलब किस रेट से प्लेन को ऊपर जा रहा है। उसमें देखिए एक ये टर्म बैठा हुआ है, थ्रस्ट अवेलेबल, जो इंजन से आता है। अगर ये कम हो गया तो प्लेन ऊपर नहीं जा पाएगा, जो कि यहां पे हुआ। थ्रस्ट नहीं था तभी प्लेन नीचे आ रहा था, और मैथमेटिकली यहां पे देख भी सकते हैं डी एच बाई डी टी, जो कि एयरक्राफ्ट पे हाइट के बढ़ने की दर है। अगर थ्रस्ट को जीरो कर देंगे तो रेट ऑफ क्लाइंब जो है निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब एयरक्राफ्ट सिंक करने लगेगा, नीचे आने लगेगा। ठीक है, अगर आप कम भी कर देते हैं तो और अगर डी एच बाई डी टी निगेटिव है तो प्लेन नीचे आएगा। तो थ्रस्ट का बहुत ही बड़ा मेजर रोल होता है। अगर एरोडायनेमिकली लिफ्ट प्रोवाइड ना भी करे तो, अगर विंग ऐसा है, लेवल है, तो थ्रस्ट इतना पावरफुल होता है कि पूरी एयरक्राफ्ट को खींच सकता है। आपने देखा होगा फाइटर एयरक्राफ्ट इतने पावरफुल इंजन होते हैं, वेट का 2 गुना तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1.5 गुना तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लेन को सीधा खींच देते हैं ऊपर साइड में।
पर पैसेंजर एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, बहुत ऑप्टिमाइज डिज़ाइन होता है। तो वो ऐसा डिज़ाइन होता है ताकि आप कुछ परसेंटेज बेनिफिट एयर से लीजिए, लिफ्ट से लीजिए, विंग से लीजिए, कुछ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट इंजन से लीजिए, ओवरऑल आप अच्छे परफॉर्मेंस को अचीव करें। ठीक है, अब देखिए टेक ऑफ की बात करते हैं। देखिए टेक ऑफ की जो डायग्राम मैंने आपको बना करके अपने दिखाया है, जहां पर देखो एयरक्राफ्ट जब ग्राउंड में रहता है, ग्राउंडेड है, टैक्सी करके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आया, अब यहां से उसको टेक ऑफ करना है, तो जब रनवे पे खड़ा हुआ है तो स्पीड वी नॉट 0 मान लीजिए। अब पायलट जो है वो थ्रॉटल के लीवर को सारी फ्लैप फ्लैप सेटिंग वेटिंग डाल करके थ्रॉटल के लीवर को पुश करता है आगे साइड में, ताकि इंजन को पूरे फुल पावर पे लाया जा सके और प्लेन को आगे बढ़ाया जा सके। तो एक स्पीड रीच होती है वीएस। वीएस को बोलते हैं स्टॉल स्पीड। स्टॉल स्पीड वो स्पीड होती है जिस पर आप लिफ्ट इक्वल टू वेट बैलेंस कर सकते हो, मतलब एयरक्राफ्ट को एटलीस्ट उड़ा सकते हो, मतलब ये विंग कैपेबल हो जाती है एरोडायनेमिक लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अब ऑब्वियसली बात है कि खड़े खड़े प्लेन तो हवा उठेगा नहीं, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तो वो जो स्पीड है उसी को स्पीड बोलते हैं जिस पर वो लिफ्ट किया जा सकता है एटलीस्ट। तो इंग्लिश अगर टू बी वेरी प्रिसाइज अगर बोले तो इट्स मिनिमम स्पीड टू सस्टेन स्टडी स्टेट लेवल फ्लाइट, एयरक्राफ्ट को उठाने के। ठीक है, अच्छा अब जब इस कर्व से भी आप देख सकते हैं सीएल वर्सेस अल्फा के बीच मैंने ड्रा किया है कि अगर आप स्टॉल स्पीड के बियॉन्ड अगर एंगल ऑफ अटैक स्टॉल एंगल के बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो लिफ्ट लूज होने लगती है। मतलब एक स्टॉल स्पीड एक सर्टेन एंगल ऑफ अटैक पर होती है, अगर बियॉन्ड एंगल ऑफ अटैक चले गए तो लिफ्ट चली जाएगी। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस एंगल ऑफ अटैक पर आप फ्लाई कर रहे हो। तो जिस एंगल ऑफ अटैक पर स्टॉल एंगल ऑफ अटैक पर फ्लाई कर रहे हो उस पर जो स्पीड होगी उसको स्टॉल स्पीड। एंगल ऑफ अटैक वो होता है जो विंग का कॉर्ड जो होता है ना, जैसे मैंने जो एयरफॉइल शेप बना दिया ना, उसमें लीडिंग एज और ट्रेलिंग एज को ज्वाइन कर लीजिए, वेलोसिटी वेक्टर से जो एंगल बनता है उसका एंगल ऑफ अटैक बनता है। डिटेल में अगर कुछ जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, स्टॉल स्पीड के बाद जो आया वो मिनिमम कंट्रोल स्पीड हुई। ठीक है, इस स्पीड पे क्या होता है, सारे कंट्रोल सरफेस इफेक्टिवनेस काम करने लगते हैं। ठीक है, और जो V1 होती है वो क्रिटिकल पावर फेलियर स्पीड डिसीजन स्पीड। इसका मतलब है कि इस स्पीड को अगर आप क्रॉस कर दिए, जैसे मान लीजिए कोई इंजन फेल भी हुआ है, आपको टेक ऑफ करना है, आप डिसीजन रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। आप टेक ऑफ कीजिए उसके बाद फिर से लैंड कीजिए, आप टेक ऑफ को अबॉर्ट नहीं कर सकते। तो वो डिसीजन स्पीड है। वीआर मतलब रोटेशन स्पीड है, जहां से आप एलिवेटर को अप डाल करके उसको रोटेट करते हो ताकि आप अब ग्राउंड से उठ करके ऊपर जा सको। ठीक है, और जो वी लिफ्ट ऑफ स्पीड है उस पर प्लेन लिफ्ट हो जाता है, जो कि 1.1 टाइम्स वी स्टाल होती है, मतलब 10% ज्यादा। जो क्लाइंब स्पीड होती है वो 1.2 टाइम्स मतलब 20% ज्यादा ऑफ स्टाल स्पीड। ठीक है, ये करने के बाद आप फाइनल क्लाइंब अचीव करते हो, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचते हो, जैसे मान लीजिए 36,000 फीट 38,000 फीट, उस पर आप क्या कहते हैं क्रूज करते हो। जैसे यहाँ पर स्टाल स्पीड मान लीजिए, अब मान लीजिए स्टाल स्पीड आपका क्या कैलकुलेट किया है, अगर रफली इस एयरक्राफ्ट का नंबर लें जो कि वेट 232,000, देखिए इतना ज्यादा भारी वेट है राइट, इंटू 9.81 मैंने किया है, जो कि मल्टीप्लाई किया है केजी को न्यूटन में बदलने के लिए। एयर की डेंसिटी जो होती है 1.225 केजी पर मीटर क्यूब होती है। यहाँ विंग एरिया, एस मतलब विंग एरिया है, ठीक है, वो 325 मीटर स्क्वायर है। और सीएल जो है वो सीएल मैक्स 2 है, फ्लैप डिफ्लेक्ट करने के बाद जो सीएल आया वो 2 है। ठीक है, मैंने ले लिया। तो स्पीड जो निकल के आई वो 75.58 है। इसको अगर नॉट्स में बदलेंगे तो 1.9438 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 147 नॉट्स है, जो कि आप इंटरनेट पे अगर सर्च कर लीजिए तो जो इस फ्लाइट की स्पीड है रफली इसके बीच होती है 150, 160, 170, 140 लाइक दैट। ओके, अब अगर V2 अगर निकालेंगे हम तो 1.2 टाइम्स जो क्लाइंब स्पीड है, ठीक है, वो लगभग 1.2 इंटू 147 176.4 नॉट्स स्पीड जो है वो आई है। ठीक है, 176.4 नॉट्स जो है वो स्पीड आई है। अब नेट में भी सर्च करके इस स्पीड को मैच करा लेगा, लगभग सेम नंबर आप पाइएगा। ये स्पीड जब आप
एक सर्टेन हाइट पे आप जाते हो तो स्पीड चेंज हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है तो स्पीड बढ़ जाती है, एयर थिनर हो जाती है ना ऊपर जाने पे। तो आप लगभग क्या कहते हैं, कह लो कि 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगभग क्रूज करते हो, क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, नीचे कम होती ऊपर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये रही बात स्पीड को। तो आप इस स्पीड से फील ले सकते हो कि ये फ्लाइट जब टेक ऑफ की होगी तो उसकी स्पीड कैसे कैसे, वो सेम नंबर लेकर के ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया है इस स्पीड के नंबर्स को आपको फील दिलाने के लिए। ठीक है, और स्पीड को कैसे निकाला ये भी आप देख लो। तो मैंने बताया कि लिफ्ट इक्वल टू वेट है, तो लिफ्ट को हाफ रू स्क्वायर इंटू सी एल लिखा, तो सी एल को सी एल मैक्स लिख दोगे तो वी को वी स्टार लिख दोगे, तो रीअरेंज करने के बाद वी स्टार इक्वल टू अंडर रूट 2 W डिवाइडेड बाय रो एस सी एल मैक्स। सिंपल फार्मूला, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, फील ले सकते हो। ठीक, या तो इसके एयरक्राफ्ट के लिए जो क्रैश हुआ आप किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए करके फील ले सकते हो। ठीक है, ये रफ डायग्राम है, यूजिंग पेन स्केच बनाया गया है, आप ये भी देख सकते हैं, क्या कहते हैं, फील ले सकते हैं। ठीक है, ये लगभग इंटरनल इनसाइड स्ट्रक्चर होता है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी विंडो है इस पे लगभग लगभग ये इसी जगह के आसपास सीट नंबर 11A का पैसेंजर बैठा हुआ था, जो कि सर्वाइवल है इस क्रैश का, और वो बच गया। तो ये टिपिकल लेआउट ऐसा होता है। आप यहाँ पर सारे नोटेशन दिए हुए हैं, कौन सा इमरजेंसी एग्जिस्ट है, कौन सा लेबोरेटरी है, कौन सा नो विंडो, नो एंड देन व्हील चेयर ऑप्शन, सारे मतलब सारे जितने भी चीज़ें, इकोनॉमिक क्लास, क्लास जे, फर्स्ट क्लास, सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये था थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स जो वो क्रैश हुआ, और मेरा जो ओपिनियन है, आगे और भी बातें सामने आएंगी। ठीक है, एग्जैक्ट रीज़न जो रहेगा, फिर से मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ, बहुत ही दुखद घटना है, क्या कर सकते हैं, बचा ही जा सकता है फ्यूचर में इन सब चीज़ों से। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट मैं अपना रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि आल्दो की रनवे की लिमिटेशन है, पर हम ये बोलते हैं कि ज़्यादा स्पीड पे क्रूज करो ताकि सेफ रहो, और टेक ऑफ हम 1.2 1.1 1.2 टाइम्स ऑफ वी स्टॉल कर देते हैं। तो ये स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, आल्दो रनवे की लेंथ बढ़ जाएगी, थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और दूसरा मैंने ये पाया है कि कभी भी जब क्लाइंब करते हैं तो मैंने कई बार फ्लाइट में ये पाया है कि फुल थ्रॉटल दे करके, फुल इंजन पावर दे करके क्लाइंब कर देते हैं। और आपने जाना होगा कि कोई भी मशीन जब फुल पावर पे करोगे तो क्या पता वो कुछ देर के लिए सही बिहेव करे, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के ना भी सही बिहेव कर सकती है, बाद में भले वो सही बिहेव करने लगे। आई मीन टू से, कोई भी चीज उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे जब यूज की जाती है तो खतरे का थोड़ा सा चीज, आल्दो ये बहुत सेफ है ये एयरप्लेन, ये बोला जाता है कि आप घर में थोड़ा सा कम सेफ है पर प्लेन में ज्यादा सेफ है, फिर भी इन चीजों का ध्यान दिया जा सकता है। क्योंकि क्या करते हो ना, इसमें मेरी एक रिसर्च है कि आप अगर फुल इंजन पे क्लाइंब करोगे, फुल पावर पे, तो आप जो अल्टीट्यूड पर क्रूज करना चाहते हो वहां जल्दी पहुंच जाओगे, तो फ्यूल का जो बर्निंग रेट है वो जब बढ़ जाएगा, पर कम टाइम में पहुंचोगे तो ओवरऑल फ्यूल कम लगेगा, तो थोड़ा सा सेव हो जाएगा, पर इंजन पे लोड ज्यादा आएगा क्योंकि आप पूरे पावर पे चला रहे हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो क्लाइंब कर लो, और सेफ तो क्लाइंब होता ही है एविएशन में, थोड़ा और सेफ कर लो, मेरा पॉइंट है। ठीक है, बहुत ही मुझे तो, खैर पूरी दुनिया को बहुत ही अफसोस है इस चीज़ का, क्या कहते हैं, पर क्या कर सकते हैं, बचा ही जा सकता है इन सब चीज़ों से फ्यूचर में। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।